अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, जैसे कि आपको इल्म है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर ईरान और अमेरिका के दरमियान ना हो सका। हालांकि मुतवक्को था, दोनों अतराफ से मुज़ाकरात कारों ने आना था, लेकिन बावजूद ना आ सके। उसकी कई एक वजूहत बताई जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान का मुतालबा है कि इस वक्त नेवल ब्लॉकेड जो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है ईरान को, उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अमेरिका कहता है कि जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो नेवल ब्लॉकेड जो है वो नहीं ख़त्म की जा सकती। लेकिन अगर दूसरी तरफ देख तो इस वजह से जो आलमी मईशत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। ख़ास तौर पर मशरक़ वस्ता की मईशत, पाकिस्तान की मईशत, दीगर ममालिक की मईशत बहुत दबाव का शिकार है। और ये दोबारा मुज़ाकरात ना होने की वजह से फिर जो क्रूड आयल की कीमत में 5% तक इजाफा हो गया है। अब देखना ये है कि अगर इसी तरह की बेयकीनी सूरत हाल कायम रहती है, मुज़ाकरात भी नहीं होते और इसी तरह ये आर्जी जंग बंदी एक्सटेंड होती रहती है, तो इससे जो मामूलात ज़िंदगी है, जो आलमी मईशत है और दीगर ममालिक की मईशत है, इस पर कितने बद असरात मुरतब हो सकते हैं। क्योंकि जब तक ये मामला मुकम्मल तौर पर सेटल नहीं हो जाता तो तमाम ममालिक की जो मईशत है ये ज़बू हाली का शिकार रहेगी। और ख़ास तौर पर चूँकि आपने हुर्मस एक गुज़रगाह है और ऐसी गुज़रगाह है कि जिससे दुनिया का 20% तेल, दीगर अशिया ज़रूरिया जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं। और इसी जो गुज़रगाह है इसको इस तरह मुतासर कर दिया गया है कि इसके बारे में कोई इल्म नहीं होता कि खुली है नहीं खुली, ईरान ने गुजरने देना है नहीं गुजरने देना, अगर ईरान गुजरने देता है तो फिर आगे अमेरिका गुजरने देता है कि नहीं देता। ये सारी बेयकीनी सूरत हाल पर हम तफसीली बातचीत करेंगे कि इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आलमी मईशत और हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान की मईशत पर कितने बद असरात मुरतब हो सकते हैं। इसी हवाले से तफसीली गुफ्तगू के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस असलम साहब ने। आप माहिर मईशत है, उसके अलावा नईम करीम साहब आप भी माहिर मईशत है, और डॉक्टर हुसैन पाचा साहब आपने PhD किया है मशरक़ वस्ता के अमूर के ऊपर, आपको बड़ा नज़र है मशरक़ वस्ता में क्या होने जा रहा है। आइए तफसीली बातचीत का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई दूसरा दौर ना हो सका, मुज़ाकरात का कोई मुआहदा तय ना हो सका, तो सूरत हाल इस वक्त बेयकीनी का शिकार है। तो इस बेयकीनी सूरत हाल में आप आलमी मईशत को किस तरफ जाता देख रहे हैं? क्या जो आयल के मामलात हैं, आयल शार्टेज होगा, मईशत पे ऊपर कितना दबाव आ सकता है इस मामले की वजह से? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, मेरा ये ख्याल है कि किसी न किसी स्टेज पे ये मुआहदा हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका को इस खित्ते से बाहर निकलना पड़ेगा और इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और शायद वो जो अड्डे हैं वो पाकिस्तान को ज्यादातर मिल जाएं जो अमेरिका खाली करेगा। बट वो बात की बात है। आपका जो सवाल है वो असर तो पड़ेगा अगर ये मुआहदा डिले होता है और ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहती है, या एटलीस्ट ईरान उस पर प्रेशर डाले हुए है, दूसरी तरफ अमेरिका उस पर प्रेशर डाले हुए है, तो तेल महंगा भी होगा, इन्फ्लेशन भी होगी। मैं जो अभी जंग ख़त्म नहीं हुई थी तो उस वक्त के अदाद शुमार ये हैं कि दुनिया की मईशत जो है जो 3.3 या 3.5 पे ग्रो कर रही थी वो 2.9 पे आ गई थी। तो शायद उससे भी कम हो जाए। को तो खासा इशू हुआ है, वो पहले ही रूस के साथ जंग की वजह से हिंदुस्तान में भी, हमारे भी अब गैस की लोड शेडिंग हो रही है, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट शायद जो इंसारों में बचा हुआ है वो जॉर्डन है, ना वो ना उधर है। बाकी तो सब मुल्कों में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तेल नहीं बिक रहा, या बिक रहा है तो थोड़ा बिक रहा है, ज्यादा कीमत, गैस तो बिल्कुल ही नहीं बिक रही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इजराइल का भी, लेबनान का भी, ईरान का भी, फलस्तीन का वैसे ही जानी नुकसान तो बहुत ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम मैं कह रहा हूँ कि ग्रोथ रेट दुनिया का कम होगा और हमारा भी कम होगा, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में भी दिन लगते हैं। सही। इकोनॉमी हो जाए उसको रिजुविनेट करने के लिए एनर्जी आया हुआ है। तो आई थिंक इकोनॉमी स्लो हुई है और होगी भी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और आम आदमी उस पर ज्यादा
कई लोग मुनाफा भी कमाएंगे, ये नहीं है। अच्छा। ऐसे लोग तो होते हैं जो क्राइसिस मुनाफा लेते हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बट जनरली जो है वो दुनिया की इकोनॉमी जो है वो खासी क्राइसिस में है। चीन की शायद बेहतर जी, क्योंकि अब के करेंसी में शायद तेल बिकना शुरू हुआ है, या जी, जी, जो भी है। जी, जी, डॉलर की हालांकि अभी भी बहुत है, मगर कम हुई है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। गल्फ स्टेट्स जो हैं भी डॉलर से कर रहे हैं। जी ठीक है, जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नईम करीम साहब, आप इस सारे माहौल को कैसे देख रहे हैं? आलमी मईशत कितने दबाव में है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात भी ना हो सके और अभी मुआहदा भी कहीं मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा। इस सारी सूरत हाल में, इस तनाज़र में आप क्या देखते हैं कि आलमी मईशत के लिए कितने ख़तरात में इजाफा हुआ है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अली साहब। देखिए, आज हम ये सारे सिनेरियो को अगर देखते हैं ना, तो तब ये चीज पे रियलाइजेशन होती है कि हम क्यों कहते थे कि इकोनॉमी स्ट्राइक कम होनी चाहिए मुल्क की। बाकी चीजें साथ साथ पैरेलल चलती है, ठीक है, लेकिन देखिए ये सारा कुछ नजर तो आता था जी, शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा, अब आ गया ना। अभी हमें जो प्रीकॉशनरी मेजर्स है ना, सबसे ज्यादा तो उसके ऊपर सर जोर देने की जरूरत है ना। पिछले भी प्रोग्राम में हम यही बात की, हमें खुद कफील होना पड़ेगा बहुत सारी चीजों पे, स्पेशली एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो एक पाकिस्तान मुल्क का हमेशा एग्रीकल्चर। मैं दुनिया में बाद में जाऊंगा, पहले पाकिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान मेन इसमें एक रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन का। और अभी भी बैकडोर जितनी भी डिप्लोमेसी है उसके ऊपर बातचीत चल रही है, अमेरिकन कॉन्सुलेट के साथ भी, ईरानी कॉन्सुलेट के साथ भी, हाई जितनी कमांड्स है उनके साथ भी। आपको पता है सारा कुछ चल रहा है। अभी हमने बिल्कुल होप नहीं छोड़ी, उतनी होपफुल है जितनी हम पहले थे, और अभी भी उसी जो है लेवल के ऊपर ही सारी डिस्कशन चल रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद बेहतरीन करनी चाहिए कि उसमें सबका रिस्क जो है वो ज्यादा है। पाकिस्तान अपनी जगह पे एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बाकी मुल्कों का इसमें रिस्क ज्यादा है। ठीक है, यूएई को देख लें, सऊदीया को देख लें, बहरीन है, कतर है, जो इधर की स्टेट्स है। फिर आप इधर रशियन स्टेट्स की तरफ चले जाएं, अजरबैजान है, हमारे जितने भी ये साउथ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो इफेक्ट्स होंगी। बाकी कुछ यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन हैं, बहुत साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, जाहिर डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है कोई। इसमें जाहिर सबको तो ये रूट नहीं लगता ना, स्टेट ऑफ हॉर्मज तो सबको आपको फ्यूल नहीं दे रहा, वो एक 30% है, 30-40% जितने को मुतासर हो सकता है। बाकी दुनिया तो अपने उसमें मोह में, लेकिन अफेक्ट इसलिए होगा कि तजारत तो आपकी अफेक्ट होगी ना, आपकी शिपमेंट्स अफेक्ट होंगी, आपका जब फ्रेट बढ़ेगा शिपमेंट्स के ऊपर, ट्रांसशिपमेंट जो है ना उनका टेन्योर बढ़ेगा, तो अफेक्ट पूरी दुनिया पे नेचुरली आएगा, परसेंटेज ऑफ अफेक्ट डिफरेंट होगा। मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है ना सबको सोचने का काम है कि बिल्कुल इसके ऊपर बैठना चाहिए, जिसना पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है, बाकी मुल्कों को भी रोल अदा करना चाहिए। जो बड़ी सुपर पावर्स बैठी हैं जी, चाइना कह रहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, रशिया कहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, अमेरिका की थोड़ी सी आपको पता है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी ऐसी अनवांटेड चीजें हैं उनकी, जो कि उनको नहीं बीच में लानी चाहिए, डिस्कशन के बीच में, मुज़ाकरात के बीच में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे जो है ईरान का भी जो है इस्तेहकाम जो है मजरूह होता है। तो मैं समझता हूँ विन सिचुएशन की बात करनी चाहिए और हल निकल सकता है। अभी भी मैं समझता हूँ मईशत को बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के अंदर, फ्यूल के हवाले से भी है, आपके और डेली की जो कमोडिटीज उसके हवाले से भी है। ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगे, हमें अपने आप को खुद कफील करना पड़ेगा। मैं एंड के ऊपर वज़ीर करूंगा, उसके लिए थोड़ा मेजर्स जो है ना दोबारा से अपनी थिंकिंग को बैठाना पड़ेगा, हमें मास्टर प्लान को सोचना पड़ेगा, और अपने फॉरेन रिजर्व के ऊपर जो है ना हमें दोबारा से एक्सपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट के थ्रू, नॉट थ्रू द रेमिटेंस, थ्रू एक्सपोर्ट हमें जो है ना हमें 100 बिलियन को टारगेट करके चलना पड़ेगा कम से कम। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर कैस असलम साहब, पहले तो ये जो बहरी तिजारत थी ये इंटरनेशनली बड़ी फ्री फ्लो में थी, लेकिन अब ये एक किस्म की बहस या नए मामलात चल पड़े हैं, जैसे आपने हॉर्मज़ के ऊपर एक कब्ज़े की सूरत हाल है, वहाँ पे नेवल ब्लैकेट है अमेरिका का, फिर एक ईरानी शिप जो है वो अमेरिका ने श्रीलंका के करीब भी रोक लिया है। तो इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ये बहरी तिजारत के लिए कितनी ख़तरनाक है, क्योंकि पहले तो इस तरह के कोई ख़तरात नहीं थे, अब इस बहरी तिजारत के ऊपर भी सियासत होने लग पड़ी है। तो आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि इस बहरी तिजारत के ऊपर सियासत के कितने बद असरात पड़ सकते हैं? देखिए बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप पहले देखें ना कि वेनेजुएला के जो तेल बरदार जहाज थे वो अमेरिका ने 2 या 3 रोके जो चीन और रूस जा रहे थे जी। सोचने वाली बात यह है कि एक जहाज को बनने में कोई 39-40
मिलियन डॉलर लगते हैं। सही। और जरूरी नहीं है वो थोड़े अरसे, वो लंबे अरसे में वो पैसा वापस आता है। ठीक है। जो जहाज कोयला या तेल या सामान या कंटेनर्स लेके जाते हैं, तूफान के खतरे, एक तो इंश्योरेंस बड़ी है इस इलाके में, जो भी आ जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी इंश्योरेंस या तो करनी इनकार कर दिया है या बहुत उस पे खर्चा करना शुरू कर दिया है। सही। नेचुरली फ्यूल कॉस्ट अपनी जगह है, डेंजर्स अपनी जगह हैं, तो यस, मगर अगर आप कराची से यूरोप को रूट लें तो वो उसका कोई तलक नहीं है इलाके से, पर्शियन गल्फ से, तो वो टेक्निकली सेफ इन दैट कॉन्टेक्स्ट। वो तो सवाल तो वही है कि आप कितना मंगवा रहे हैं और कितना बेच रहे हैं उस पे। मगर अगर आपने तेल और की इश्यूज हैं तो वो तो सीरियस इश्यूज हो सकते हैं, तो असर है। कहीं मेरा ख्याल है कि इस वक्त 200 से ज्यादा टैंकर जो हैं वो फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ जहां अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया, फंसे हुए हैं। तो जितने दिन वो लगाते हैं उस पर डैमेज लगता है वो कंपनियों, और फिर अगर वो उसमें सामान वो जो दिनों में खराब होता है तो वो फिर लोग से फिर हवाई जहाज के जरिए या कोई और तरीके से तो यस बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस इलाके में टूरिज्म का नुकसान भी होगा, इस इलाके में हवाई जहाज की कंपनियां जो है उनका नुकसान भी है, क्योंकि उनके फेक भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। और मुझे तो डर है कि अगर हमारे लोगों को उन्होंने वापस भेजा तो रिमिटेंस के भी इशू, ये भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। सही कह रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, तो खुद कफील होना पड़ेगा आपको, अब रीथिंक करनी पड़ेगी इकोनॉमी को, अपनी एक्सपोर्ट्स को। जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर, आप अफगानिस्तान से भी अभी बॉर्डर आपका बंद है, जी बिल्कुल, हिंदुस्तान से भी बॉर्डर, ईरान से भी बॉर्डर, तो हमारे लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी, आइलैंड मुल्क रह गए हैं, और कराची के अलावा गवादर तो इस इलाके में वो तो अभी ऑपरेशन भी नहीं है उस तरह से। बिल्कुल ठीक है, दोबारा आते हैं आपकी तरफ डॉक्टर कैसर असलम साहब। नईम करीम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ईरान की तरफ से युआन में ट्रेडिंग का जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि मुतबादल करेंसी में हमने काम करना है, तो ये जो अगर युआन में या दीगर करेंसीज में कारोबार करता है ईरान, तो फिर इससे अमेरिका को कितना नुकसान हो सकता है और चाइना को कितना फ़ायदा हो सकता है, और ओवरऑल जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है मिडल ईस्ट में, उस सब के ऊपर, उसकी मईशत के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं? अब देखिए, चाइना की ये कोशिश आज से तो नहीं, आपको पता कि बड़े अरसे से ये प्लान में था कि एक अल्टरनेट जो करेंसी है उसके ऊपर बिजनेस किया जाए, और शुरू भी किया, बहुत सारे मुल्कों ने इसमें किया। इवन पाकिस्तान से भी ऐसे हमने खुद भी ट्रेडिंग में जो है वो खोली है युआन के अंदर। बेनिफिट तो है, जाहिर उसका इफेक्ट अमेरिका की करेंसी के ऊपर तो यूएस डॉलर पे नेचुरली बिल्कुल 100% उस पे आएगा, लेकिन देखना है कि उसकी कितनी खपत कितनी होती है। देखिए, ईरान की रिक्वायरमेंट को अगर देखा जाए तो वो एक बिल्कुल एक स्कैटर्ड उसके अंदर अभी आया हुआ है, उसको अपनी इकोनॉमी को दोबारा से मुस्तकम करने के लिए। अभी देखिए, जो बार्गेनिंग जो हो रही है उसका मेन पार्ट भी आपको पता है इस इकोनॉमी, जो उनके जो लॉसेज हैं उसके ऊपर आके जो है डेडलॉक बना हुआ है, आपको भी पता है इन चीजों का। नेचुरली एक मुल्क के ऊपर आपने 40 साल से बंदिश भी लगाई हुई, उसके बावजूद उसने सर्वाइव भी किया, फिर आपका मुकाबला भी किया, तो जाहिर है वो अपना उसमें कोई डैमेज का तो क्लेम तो लेगा। लेकिन बात यह है कि ईरान की हद तक तो ठीक है, वो कर लेगा, अल्टरनेटिव करेंसी में भी कर लेगा, पाकिस्तान के साथ भी वो कर लेगा, लोकल करेंसीज के अंदर, या जिस तरह हम पहले बार्टर ट्रेड के अंदर रहे हैं कि जी कमोडिटी के कमोडिटी में भी आप आ सकते हैं, तो उसमें करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, जो बॉर्डर जितनी भी स्टेट से सबके साथ हम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें उनको फायदा तो जरूर होगा। अब अमेरिका का जो नुकसान है वो इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है इसके अंदर, नेचुरली इफेक्ट जरूर आएगा, लेकिन हम उनको कहेंगे कि उसकी करेंसी इफेक्ट हो जाएगी, डिवैल्यूएट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक मुस्तकम करेंसी है, और दुनिया का मेजर शेयर जो भी बिजनेस का टर्नओवर है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसी के ऊपर हो रही है, जितनी भी ट्रेडिंग उसी के ऊपर हो रही है, जितनी भी आपकी बिजनेस हो रही है उसी के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ युआन का इफेक्ट तो आएगा। चाइना की तो बहुत दरीना ख्वाहिश है कि इसके ऊपर आ जाए, मैं समझता हूँ अगर हम आ जाते हैं और हमें इसके अंदर बेनिफिट होता है तो नेचुरली इफेक्ट आएगा। आज देखें, आप सामने डॉलर फिलहाल मुस्तकम चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें और आज भी देखें तो उसके अंदर कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं आई, ना यूरो में आई, ना पाउंड में आई, माइनस की चेंज आई है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी आपके सामने पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हुई है, थोड़ी ऊपर जाती है,
है, फिर एक दो पॉइंट नीचे आती है, 100 ऊपर चली जाती है। तो मैं सकता हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर इस टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रही है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। हम देखें इवन इंडिया के अंदर भी जो है ना बहुत ज्यादा क्राइसिस है, फ्यूल के देख लें आप, उसके अंदर ऑयल के देख लें, ये सारी क्राइसिस उनके साथ, हमारी मुल्क से ज्यादा उनके अंदर क्राइसिस हमने तो फिर एब्जॉर्ब किया हुआ है और हम मेंटेन करके चल रहे हैं। फाक्षारी तो हमने लिया हुआ है, सबने उसको अपनाया है, ऑफिस ने भी। हम समझते हैं कि हम सब बेहतर एक डायरेक्शन में। जी 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 बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे एक वक्त है ब्रेक का, हाजिर होते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद अलवी और आप देख रहे हैं मुकालमा। नाज़रीन, जैसे कि आपको इल्म है कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर ईरान और अमेरिका के दरमियान ना हो सका, हालांकि मुतवक्को था, दोनों अतराफ से मुज़ाकरात कारों ने आना था लेकिन बावजूद ना आ सके। उसकी कई एक वजूहत बताई जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि ईरान का मुतालबा है कि इस वक्त नेवल ब्लॉकेड जो बहुत ज़्यादा तंग कर रही है ईरान को, उसको ख़त्म किया जाए, लेकिन अमेरिका कहता है कि जब तक मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो नेवल ब्लॉकेड जो है वो नहीं ख़त्म की जा सकती। लेकिन अगर दूसरी तरफ देख तो इस वजह से जो आलमी मईशत है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, ख़ासतौर पर मशरक़ वस्ता की मईशत, पाकिस्तान की मईशत, दीगर ममालिक की मईशत बहुत दबाव का शिकार है। और ये दोबारा मुज़ाकरात न होने की वजह से फिर जो क्रूड ऑयल की कीमत में 5% तक इजाफा हो गया है। अब देखना ये है कि अगर इसी तरह की बेयकीनी सूरत हाल कायम रहती है, मुज़ाकरात भी नहीं होते और इसी तरह ये आर्जी जंग बंदी एक्सटेंड होती रहती है, तो इससे जो मामूलाती ज़िंदगी है, जो आलमी मईशत है और दीगर ममालिक की मईशत है, इस पर कितने बद असरात मुरतब हो सकते हैं। क्योंकि जब तक ये मामला मुकम्मल तौर पर सेटल नहीं हो जाता तो तमाम ममालिक की जो मईशत है ये ज़बू हाली का शिकार रहेगी। और ख़ास तौर पर चूँकि आपने हुर्मस एक गुजरगाह है और ऐसी गुजरगाह है कि जिससे दुनिया का 20% तेल, दीगर अशिया ज़रूरिया जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं। और इसी जो गुजरगाह है इसको इस तरह मुतासर कर दिया गया है कि इसके बारे में कोई इल्म नहीं होता कि खुली है नहीं खुली, ईरान ने गुजरने देना है नहीं गुजरने देना, अगर ईरान गुजरने देता है तो फिर आगे अमेरिका गुजरने देता है कि नहीं देता। ये सारी बेयकीनी सूरत हाल पे हम तफसीली बातचीत करेंगे कि इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आलमी मईशत और हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान की मईशत पर कितने बद असरात मुरतब हो सकते हैं। इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है डॉक्टर कैस असलम साहब ने। आप माहिर मईशत है, उसके अलावा नईम करीम साहब आप भी माहिर मईशत है, और डॉक्टर हुसैन पाचा साहब आपने PhD किया है मशरक़ वस्ता के अमूर के ऊपर, आपको बड़ा नज़र है मशरक़ वस्ता में क्या होने जा रहा है। आइए तफसीली बातचीत का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर कैस असलम साहब, आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई दूसरा दौर ना हो सका, मुज़ाकरात का कोई मुआहदा तय ना हो सका, तो सूरत हाल इस वक्त बेयकीनी का शिकार है। तो इस बेयकीनी सूरत हाल में आप आलमी मईशत को किस तरफ जाता देख रहे हैं? क्या जो ऑयल के मामलात हैं, ऑयल शार्टेज होगा, मईशत पे ऊपर कितना दबाव आ सकता है इस मामले की वजह से? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, मेरा ये ख्याल है कि किसी न किसी स्टेज पे ये मुआहदा हो जाएगा। ठीक है। अमेरिका को इस खित्ते से बाहर निकलना पड़ेगा और इन दैट कॉन्टेक्स्ट, और शायद वो जो अड्डे हैं वो पाकिस्तान को ज्यादातर मिल जाएं जो अमेरिका खाली करेगा। बट वो बात की बात है। आपका जो सवाल है वो असर तो पड़ेगा अगर ये मुआहदा डिले होता है और ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद रहती है, या एटलीस्ट ईरान उस पर प्रेशर डाले हुए है, दूसरी तरफ अमेरिका उस पर प्रेशर डाले हुए है, तो तेल महंगा भी होगा, इन्फ्लेशन भी होगी। मैं जो अभी जंग ख़त्म नहीं हुई थी तो उस वक्त के अदाद शुमार ये हैं कि दुनिया की मईशत जो है जो 3.3 या 3.5 पे ग्रो कर रही थी वो 2.9 पे आ गई थी। तो शायद उससे भी कम हो जाए। को तो खासा इशू हुआ है, वो पहले ही रूस के साथ जंग की वजह से हिंदुस्तान में भी, हमारे भी अब गैस की लोड शेडिंग हो रही है, हिंदुस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं है।
तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट शायद जो इन सारों में बचा हुआ है वो जॉर्डन है, ना वो है ना उधर है। बाकी तो सब मुल्कों में कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। तेल नहीं बिक रहा, या बिक रहा है तो थोड़ा बिक रहा है, ज्यादा कीमत, गैस तो बिल्कुल ही नहीं बिक रही। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, इजराइल का भी, लेबनान का भी, ईरान का भी, फलस्तीन का वैसे ही जानी नुकसान तो बहुत ज्यादा है। बट एट द सेम टाइम मैं कह रहा हूँ कि ग्रोथ रेट दुनिया का कम होगा, हमारा भी कम होगा, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन में भी दिन लगते हैं। सही, इकोनॉमी हो जाए उसको रिजुविनेट करने के लिए एनर्जी ही आया हुआ है। तो आई थिंक इकोनॉमी स्लो हुई है और होगी भी इन दैट कॉन्टेक्स्ट। और आम आदमी उस पर ज्यादा, कई लोग मुनाफा भी कमाएंगे, ये नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग तो होते हैं जो क्राइसिस मुनाफा लेते हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट, बट जनरली जो है वो दुनिया की इकोनॉमी जो है वो खासी क्राइसिस में। चीन की शायद बेहतर जी, क्योंकि अब के करेंसी में शायद तेल बिकना शुरू हुआ है, या जो भी है डॉलर की हालांकि अभी भी बहुत है मगर कम हुई है इन दैट कॉन्टेक्स्ट। गल्फ स्टेट्स जो हैं भी डॉलर से कर रहे हैं। जी ठीक है, जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है, जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नईम करीम साहब, आप इस सारे माहौल को कैसे देख रहे हैं? आलमी मईशत कितने दबाव में है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात भी ना हो सके और अभी मुआहदा भी कहीं मुस्तकबिल करीब में नज़र नहीं आ रहा। इस सारी सूरत हाल में, इस तनाज़र में आप क्या देखते हैं कि आलमी मईशत के लिए कितने ख़तरात में इजाफा हुआ है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अली साहब। देखिए, आज हम ये सारे सिनेरियो का अगर देखते हैं ना, तो तब ये चीज तो रियलाइजेशन होती है कि हम क्यों कहते थे कि इकोनॉमी ऑफ साइकिल होनी चाहिए मुल्क की। बाकी चीजें साथ साथ पैरेलल चलती हैं, ठीक है, लेकिन देखिए ये सारा कुछ नजर तो आता था जी, शेर आएगा शेर आएगा शेर आएगा, अब आ गया ना। अभी हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है ना, सबसे ज्यादा तो उसके ऊपर सर जोर देने की जरूरत है ना। पिछले भी प्रोग्राम में यही बात की, हमें खुद कफील होना पड़ेगा बहुत सारी चीजों पे, स्पेशली एग्रीकल्चर की बात करते हैं, जो एक पाकिस्तान मुल्क हमेशा एग्रीकल्चर। मैं दुनिया में बाद में जाऊंगा, पहले पाकिस्तान की बात करूंगा, क्योंकि ज़ाहिर पाकिस्तान मेन इसमें एक रोल प्ले कर रहा है मीडिएशन का। और अभी भी बैकडोर जितनी भी डिप्लोमेसी है उसके ऊपर बातचीत चल रही है, अमेरिकन कॉन्सुलेट के साथ भी, ईरानी कॉन्सुलेट के साथ भी, हाई जितनी कमांड्स है उनके साथ भी। आपको पता है सारा कुछ चल रहा है। अभी हमने बिल्कुल होप नहीं छोड़ी, उतनी होपफुल है जितनी हम पहले थे, और अभी भी उसी जो है लेवल के ऊपर ही सारी डिस्कशन चल रही है। और इंशाल्लाह उम्मीद बेहतरीन करनी चाहिए कि उसमें सबका रिस्क जो है वो ज्यादा है। पाकिस्तान अपनी जगह पे एक रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बाकी मुल्कों का इसमें रिस्क ज्यादा है। ठीक है, यूएई को देख लें, सऊदीया को देख लें, बहरीन है, कतर है, जो इधर की स्टेट्स है। फिर आप इधर रशियन स्टेट्स की तरफ चले जाएं, अजरबैजान है, हमारे जितने भी ये साउथ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो इफेक्ट्स होंगी। बाकी कोई यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन हैं, वो साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, जाहिर है डायरेक्टली इफेक्ट नहीं है वो। इसमें जाहिर है सबको तो ये रूट नहीं लगता ना, स्टेट ऑफ हॉर्मस तो सबको आपको फ्यूल नहीं दे रहा, वो एक सर्टेन परसेंटेज है, 30-40% से जितने को मुतासर हो सकता है। बाकी दुनिया तो अपने उसमें मोह में, लेकिन अफेक्ट इसलिए होगा कि तजारत तो आपकी अफेक्ट होगी ना, आपकी शिपमेंट्स अफेक्ट होंगी, आपका जब फ्रेट बढ़ेगा शिपमेंट्स के ऊपर, ट्रांसशिपमेंट जो है ना उनका टेन्योर बढ़ेगा, तो अफेक्ट पूरी दुनिया पे नेचुरली आएगा, परसेंटेज ऑफ अफेक्ट डिफरेंट होगा। मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है ना सबको सोचने का काम है कि बिल्कुल इसके ऊपर बैठना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान रोल अदा कर रहा है, बाकी मुल्कों को भी रोल अदा करना चाहिए। जो बड़ी सुपर पावर्स बैठी हैं जी, चाइना कह रहा है कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, रशिया कहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, अमेरिका की थोड़ी सी आपको पता है कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ी सी ऐसी अनवांटेड चीजें हैं उनकी, जो कि उनको नहीं बीच में लानी चाहिए, डिस्कशन के बीच में, मुज़ाकरात के बीच में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे जो है ईरान का भी जो है इस्तेहकाक जो है मजरू होता है। तो मैं समझता हूँ विन विन सिचुएशन की बात करनी चाहिए और हल निकल सकता है। अभी भी मैं समझता हूँ मईशत को बहुत बड़ा चैलेंज है दुनिया के अंदर, फ्यूल के हवाले से भी है, आपके और डेली की जो कमोडिटीज उसके हवाले से भी है। ये सारी चीजें अफेक्ट करेंगे, हमें अपने आप को खुद कफील करना पड़ेगा। मैं एंड के ऊपर बस ये कहूंगा, उसके लिए थोड़ा मेजर्स जो है ना दोबारा से अपनी थिंकिंग को बैठाना पड़ेगा, हमें मास्टर प्लान को सोचना पड़ेगा, और अपने फॉरेन रिजर्व के ऊपर जो है ना हमें दोबारा से एक्सपोर्ट्स के ऊपर, एक्सपोर्ट के थ्रू, नॉट थ्रू द रेमिटेंस, थ्रू एक्सपोर्ट हमें जो है ना हमें 100 बिलियन को टारगेट करके चलना पड़ेगा कम से कम। जी ठीक है। अच्छा डॉक्टर कैस असलम साहब, पहले तो ये जो बहरी तिजारत थी ये इंटरनेशनली बड़ी फ्री फ्लो में थी, लेकिन अब ये एक नई
ही एक किस्म की बहस या नए मामलात चल पड़े हैं, जैसे आपने हॉर्मज़ के ऊपर एक कब्ज़े की सूरत हाल है, वहाँ पे नेवल ब्लैकेट है अमेरिका का, फिर एक ईरानी शिप जो है वो अमेरिका ने श्रीलंका के करीब भी रोक लिया है। तो इस तरह की जो सूरत हाल पैदा हो गई है, ये बहरी तिजारत के लिए कितनी ख़तरनाक है, क्योंकि पहले तो इस तरह के कोई ख़तरात नहीं थे, अब इस बहरी तिजारत के ऊपर भी सियासत होने लग पड़ी है। तो आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि इस बहरी तिजारत के ऊपर सियासत के कितने बद असरात पड़ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। आप पहले देखें ना कि वेनेजुएला के जो तेल बरदार जहाज थे वो अमेरिका ने 2 या 3 रोके जो चीन और रूस जा रहे थे जी। सोचने वाली बात यह है कि एक जहाज को बनने में कोई 39-40 मिलियन डॉलर लगते हैं। सही। और जरूरी नहीं है वो थोड़े अरसे, वो लंबे अरसे में वो पैसा वापस आता है। ठीक है। जो जहाज कोयला या तेल या सामान या कंटेनर्स लेके जाते हैं, तूफान के खतरे, एक तो इंश्योरेंस बड़ी है इस इलाके में, जो भी आ जाएगा। अब इंश्योरेंस कंपनियों ने अपनी इंश्योरेंस या तो करनी इनकार कर दिया है या बहुत उस पे खर्चा करना शुरू कर दिया है। सही। नेचुरली फ्यूल कॉस्ट अपनी जगह है, डेंजर्स अपनी जगह हैं। तो यस, मगर अगर आप कराची से यूरोप को रूट लें तो वो उसका कोई तलक नहीं है इलाके से, पर्शियन गल्फ से, तो वो टेक्निकली सेफ इन दैट कॉन्टेक्स्ट। वो तो सवाल तो वही है कि आप कितना मंगवा रहे हैं और कितना बेच रहे हैं उस पे। मगर अगर आपने तेल और की इश्यूज हैं तो वो तो सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। तो असर है कहीं, मेरा ख्याल है कि इस वक्त 200 से ज्यादा टैंकर जो हैं वो फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल। और दूसरी तरफ जहां अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया, फंसे हुए हैं। तो जितने दिन वो लगाते हैं उस पर डैमेज लगता है वो कंपनियों, और फिर अगर वो उसमें सामान वो जो दिनों में खराब होता है तो वो फिर लोग से फिर हवाई जहाज के जरिए या कोई और तरीके से तो यस बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस इलाके में टूरिज्म का नुकसान भी होगा, इस इलाके में हवाई जहाज की कंपनियां जो है उनका नुकसान भी है, क्योंकि उनके फेयर भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। और मुझे तो डर है कि अगर हमारे लोगों को उन्होंने वापस भेजा तो रिमिटेंस के भी ये भी मसाइल पैदा हो सकते हैं। सही कह रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, तो खुद कफील होना पड़ेगा आपको, अब रीथिंक करनी पड़ेगी इकोनॉमी को, अपनी एक्सपोर्ट्स को। जी बिल्कुल। एग्रीकल्चर, आप अफगानिस्तान से भी अभी बॉर्डर आपका बंद है। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान से भी बॉर्डर, ईरान से भी बॉर्डर तो हमारे लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी। आइलैंड मुल्क रह गए हैं और कराची के अलावा गवादर तो इस इलाके में वो तो अभी ऑपरेशन भी नहीं है उस तरह से। बिल्कुल ठीक है, दोबारा आते हैं आपकी तरफ डॉक्टर कैसर असलम साहब। नईम करीम साहब, आप क्या समझते हैं कि जो ईरान की तरफ से युआन में ट्रेडिंग का जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है कि मुतबादल करेंसी में हमने काम करना है, तो ये जो अगर युआन में या दीगर करेंसीज में कारोबार करता है ईरान, तो फिर इससे अमेरिका को कितना नुकसान हो सकता है और चाइना को कितना फ़ायदा हो सकता है, और ओवरऑल जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है मिडल ईस्ट में, उस सब के ऊपर, उसकी मईशत के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं? अब देखिए, चाइना की ये कोशिश आज से तो नहीं, आपको पता कि बड़े अरसे से ये प्लान में था कि एक अल्टरनेट जो करेंसी है उसके ऊपर बिजनेस किया जाए, और शुरू भी किया, बहुत सारे मुल्कों ने इसमें किया। इवन पाकिस्तान से भी ऐसे हमने खुद भी ट्रेडिंग में जो है ना वो खोली है युआन के अंदर। बेनिफिट तो है, जाहिर उसका इफेक्ट अमेरिका की करेंसी के ऊपर तो यूएस डॉलर पे नेचुरली बिल्कुल 100% उस पे आएगा, लेकिन देखना है कि उसकी कितनी खपत कितनी होती है। देखिए, ईरान की रिक्वायरमेंट को अगर देखा जाए तो वो एक बिल्कुल एक स्कैटर्ड उसके अंदर अभी आया हुआ है। उसको अपनी इकोनॉमी को दोबारा से मुस्तकम करने के लिए अभी देखिए जो बार्गेनिंग जो हो रही है उसका मेन पार्ट भी आपको पता है इस इकोनॉमी, जो उनके जो लॉसेज हैं उसके ऊपर आके जो है डेडलॉक बना हुआ है, आपको भी पता है इन चीजों का। नेचुरली एक मुल्क के ऊपर आपने 40 साल से बंदिश भी लगाई हुई, उसके बावजूद उसने सर्वाइव भी किया, फिर आपका मुकाबला भी किया, तो जाहिर है वो अपना उसमें कोई डैमेज का कोई क्लेम तो लेगा। लेकिन बात यह है कि ईरान की हद तक
तो ठीक है वो कर लेगा, अल्टरनेटिव करेंसी में भी कर लेगा, पाकिस्तान के साथ भी वो कर लेगा लोकल करेंसीज के अंदर, या जिस तरह हम पहले बार्टर ट्रेड के अंदर रहे हैं कि जी कमोडिटी के कमोडिटी में भी आप आ सकते हैं, तो उसमें करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, जो बॉर्डर जितनी भी स्टेट्स है सबके साथ हम करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसमें उनको फायदा तो जरूर होगा। अब अमेरिका का जो नुकसान है वो इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं है इसके अंदर, नेचुरली इफेक्ट जरूर आएगा, लेकिन हम उनको कहेंगे कि उसकी करेंसी इफेक्ट हो जाएगी, डिवैल्यूएट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक मुस्तकम करेंसी है और दुनिया का मेजर शेयर जो भी बिजनेस का टर्नओवर है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसी के ऊपर हो रही है, जितनी भी ट्रेडिंग उसी के ऊपर हो रही है, जितनी भी आपकी बिजनेस हो रही है उसी के ऊपर है, तो मैं समझता हूँ युआन का इफेक्ट तो आएगा। कहना की तो बहुत दरीना ख्वाहिश है कि इसके ऊपर आ जाए, मैं समझता हूँ अगर हम आ जाते हैं और हमें इसके अंदर बेनिफिट होता है तो नहीं इफेक्ट आएगा। आज देखें आप सामने डॉलर फिलहाल मुस्तकम चल रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें और आई भी देखें तो उसके अंदर कोई इतनी बड़ी चेंज नहीं आई, ना यूरो में आई ना पाउंड में आई, माइनर सी चेंज आई है। हमारी स्टॉक एक्सचेंज भी आपके सामने पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज हुई है, थोड़ी ऊपर जाती है, फिर एक दो पॉइंट नीचे आती है, इंडेक्स ऊपर चली जाती है। तो मैं सकता हूँ पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर इस टाइम पे रिफ्लेक्ट कर रही है एज कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज। हम देखें इवन इंडिया के अंदर भी जो है ना बहुत ज्यादा क्राइसिस है, फ्यूल के देख लें आप, उसके अंदर ऑयल के देख लें, ये सारी क्राइसिस उनके साथ हमारी मुल्क से ज्यादा उनके अंदर क्राइसिस हमने तो फिर एब्जॉर्ब किया हुआ है और हम मेंटेन करके चल रहे हैं, खफाकशारी तो हमने लिया हुआ है, सबने उसको अपनाया है, ऑफिसर्स ने भी। हम समझते हैं कि हम सब बेहतर एक डायरेक्शन में। जी 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 बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पे एक वक्त है ब्रेक का, हजरत छोटे से वक्फे के बाद।